नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं हूं सीमा आपके साथ और आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। जमशेदपुर के गोलमुरी थाना अंतर्गत बजरंग नगर की 11 वर्षीय नाबालिग युवती के अपहरण और दुष्कर्म का प्रयास विफल हो गया है। फिलहाल गोलमुरी थाना पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि बुधवार देर शाम युवती को पड़ोसी के घर दिल्ली से आई 3 महिला नारसीन, अमरीन, सोनी और सोनी के बेटे ने घुमाने के बहाने ऑटो में बिठाकर अपने साथ टाटा नगर रेलवे स्टेशन के लिए ले गए थे, जहां जुगसलाई स्थित अशोका होटल से 4 बियर खरीदकर सभी ने पिया और जबरन उसे भी पिलाया। युवती ने बताया कि सभी महिला दिल्ली के किसी शख्स से उसके खरीद बिक्री की बात कर रहे थे। उसने बताया कि सोनी के बेटे ने उसके साथ गलत करने का भी प्रयास किया, लेकिन हल्ला करते ही होटल वाले ने सभी को वहां से खदेड़ दिया। इधर घर पर बेहाल परिजनों ने पड़ोसी को बंधक बना अपनी बच्ची को सकुशल लाने की बात करने लगे, जिसके बाद खुद को फंसता देख सभी संदिग्ध महिलाओं ने युवती को बुधवार देर रात गोलमुरी के कंचन नगर के समीप ऑटो से उतार दिया और चलते बने। इधर घर पहुंचते ही युवती ने आपबीती अपने परिवार वाली को बताया, जिसके बाद परिवार के सदस्यों के होश उड़ गए। परिजनों ने गोलमुरी थाने में लिखित शिकायत दर्ज करा दी है, जहां गोलमुरी थाना पुलिस पड़ोसी से पूछताछ कर रही है। वैसे युवती के सूझबूझ के कारण न केवल उसकी आबरू बची, बल्कि वह अपहरित होने से भी बच गई। फिलहाल तीनों संदिग्ध महिलाओं से पूछताछ शुरू कर दी गई है। फिर वहाँ से आंटी लोग बोली कि हम आंटी लोग नहीं जा रही थी, हमने जबरदस्ती की चिल्ला, तो फिर जाके ऑटो में हम लोग लाई, वहाँ पर कंचन नगर में रुका दी और वो लोग गाड़ा जहाँ नसरीन, परवीन और मेहताब आलम दोनों बैठ कर दारू पिया। इस बच्ची को भी पिलाने का प्रयास मैंने कहा और बच्ची को थोड़ा सा दारू पिलाया। अब उसी क्रम में उसके साथ कुछ मैंने छेड़खानी कर। लड़की को बोल रही सर कि किडनैपिंग करने का प्रयास कर रहा है। मैं तो स्वेच्छा से गई थी, ऐसा कुछ नहीं, स्वेच्छा से की है। जिला प्रशासन द्वारा शहर में कोरोना जांच में तेजी ला दी गई है। शहर का चौक चौराहा हो या गली मोहल्ला, सभी थाना क्षेत्र में कोरोना की जांच की जा रही है ताकि इस संक्रमण पर अंकुश पाया जा सके। उधर बर्मा माइंस थाना के समीप गुरुवार को कोरोना टेस्ट को लेकर कैंप लगाया गया, जहां सैकड़ों लोगों में कोरोना की जांच कराई गई। उधर यह रिपोर्ट सभी टेस्ट कराने वाले लोगों के मोबाइल पर चला जाएगा। जिला प्रशासन द्वारा इस अभियान में काफ़ी तेज़ी ला दी गई है। आपको याद दिला दें, जमशेदपुर में प्रतिदिन 300 से 400 कोरोना मरीज मिल रहे हैं, जिसको लेकर प्रशासन की नींद उड़ गई है। लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सभी लोगों के स्वास्थ्य की जाँच का जिम्मा उठाते हुए कोरोना का टेस्ट शुरू कर दिया है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जांच होगा तो हम लोग इस बीमारी पर ज़्यादा जल्दी काबू पा सकेंगे, इसलिए ये जांच किया जा रहा है। सदर थाना क्षेत्र के नावाडी स्थित एक नर्सिंग स्कूल के खिलाफ फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है, जिसमें वहां अध्ययन कर रहे छात्रों ने गुरुवार को डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर मुकेश कुमार से मिलकर नर्सिंग स्कूल के एफिलिएशन के फर्जी होने की बात बताई। मौके पर पीड़ित छात्र छात्राओं के अभिभावकों ने मीडिया को बताया कि पश्चिम बंगाल समेत कई राज्य के छात्र और छात्राएं नावाडी स्थित एक नर्सिंग स्कूल में अध्ययनरत हैं, जहाँ छात्र छात्राओं को नर्सिंग की ट्रेनिंग दी जा रही है। नर्सिंग स्कूल प्रबंधन ने ICL से एफिलिएटेड होने की बात बताई थी, परंतु नामांकन लेने के बाद पता चला कि नर्सिंग स्कूल की मान्यता नहीं है। दूसरी तरफ वहां अध्ययनरत छात्र छात्राओं के शिक्षण संबंधी ओरिजिनल कागजातों को भी प्रबंधन ने जमा करा रखा है और उसकी वजह से कई छात्र छात्राओं का 1 वर्ष का शैक्षणिक सत्र बर्बाद हो चुका है, जबकि छात्र छात्राओं से नर्सिंग स्कूल प्रबंधन लाखों रुपए ले चुकी है। ऐसे में पीड़ितों का कहना है कि उनका साल बर्बाद होने के साथ साथ लाखों रुपए भी बर्बाद होने के कगार पर हैं। मामले में संज्ञान लेते हुए जिला पुलिस प्रशासन को स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। इस बाबत उन लोगों ने धनबाद जिला प्रशासन सहित पश्चिम बंगाल के मंत्री तथा कई आला अधिकारियों को भी शिकायत पत्र दिया हुआ है। हालांकि इस मामले में नर्सिंग स्कूल प्रबंधन का पक्ष नहीं मिल पाया है। वहीं पुलिस प्रशासन मामले में जांच की बात कह रही है। भर्ती हुआ स्टूडेंट क्लास शुरू किया तो उसका पहले का जो स्टूडेंट था वहाँ पे दूसरा पहले साल का, वो लोग से कुछ झमेला वहाँ शुरू हुआ कि यहाँ का INC सर्टिफिकेट डुप्लीकेट नहीं है। तो फिर ये लोग चेज़ किया तो वो लोग बोला आ जाएंगे, हो जाएगा। ऐसा करते करते 2-3 महीने के बाद ये लोग स्टूडेंट लोग वहाँ पे क्लास छोड़ दिया। क्लास छोड़ के बंगाल चला गया। तो फिर हम लोग को जो गार्जियनशिप है सब मिलके उन लोग को तय किया कि हम लोग स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे, हम लोग यहाँ से चला जाएंगे। तो फिर ये लोग से अपील किया कि हम लोग को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो रख देता है वो हम लोग को वापस करो।
हम लोग को जो पैसा दिया है वो हम लोग को वापस करो। लेकिन ये लोग को जो बात है, ये लोग बोलते हैं कि पूरा 5 साल का चाहिए, 3 साल का जो पूरा 4 साल का कोर्स। हाँ 4 साल का जो पैसा है पूरा पैसा जमा करो, उसका बाद तुम लोग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तुम लोग को मिलेगा। ये थाना धनबाद थाना पड़ता है, वहाँ के 2 पदाधिकारी अभी गए हैं उस आवेदन को लेकर के जांच करने कि मामला क्या है। जांचोपरांत उस पर जो नियम संगत कार्रवाई होती है। अब ये जो पदाधिकारी गए हैं वो अपना जांच प्रतिवेदन देंगे कि क्या उनके साथ अगर ठगी हुई है तो प्राथमिकी दर्ज की जाएगी, अगर ठगी नहीं हुई है तो जो नियम संगत कार्रवाई होती है। जमशेदपुर में इन दिनों आत्महत्या की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। लगातार इस घटना में इजाफा हो रहा है। ताज़ा मामला परसुडी थाना अंतर्गत विद्यापति क्षेत्र का है, जहां 78 वर्षीय बुजुर्ग ने फांसी लगाकर अपनी यह लीला समाप्त कर ली। मिली जानकारी के अनुसार 78 वर्षीय बुजुर्ग आर के जुर्दर पिछले कई दिनों से अपनी शारीरिक समस्याओं से परेशान थे, जहां बुधवार रात भोजन कर अपने कमरे में चले गए, जहां सुबह दरवाजा नहीं खोलने पर परिजनों ने किसी तरह से दरवाजा खोला तो पाया कि बुजुर्ग रस्सी से पंखे के सहारे फांसी लगा ली है। वहीं परिजनों ने तुरंत इस घटना की जानकारी परसुडी पुलिस को दी, जहां पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सदर अस्पताल भिजवाया और कोरोना जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर आगे की कार्रवाई में जुट गई। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए परसुडी थाने के पुलिस पदाधिकारी श्याम नारायण ओझा ने बताया कि परिजनों के अनुसार लंबी बीमारी से ग्रसित होने के कारण मृतक द्वारा यह कदम उठाया गया है, जहाँ शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। उनके परिजन के द्वारा बताया गया कि वो अस्वस्थ रहते थे, जिससे परेशान थे, इसीलिए अपना रात में फांसी लगाए थे। हाँ, रात में 9:30 बजे खाना खाकर अपना रूम में सोने गए थे। उसी दरम्यान में लगाए हैं। सुबह में परिजन को पता चला, जाके दरवाज़ा खुलवाया, दरवाज़ा बंद था तो दरवाज़ा तोड़ कर वो गया। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार के खिलाफ अब पूरे देश में उबाल है। महाराष्ट्र की अजाब झारखंड पहुंच चुकी है। कंगना रनौत के घर पर महाराष्ट्र सरकार द्वारा किए गए तोड़फोड़ के खिलाफ करनी सेना सड़क पर है। करनी सेना ने उद्धव ठाकरे सरकार की बर्खास्तगी की मांग की है। वहीं साक्षी गोलचक्कर पर जिले के करनी सेना ने उद्धव ठाकरे का पुतला दहन कर जमकर महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आपको याद दिला दें कि सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले में कंगना रनौत ने सबसे पहले खुलासा किया था और सीबीआई जांच की मांग की थी। उधर सीबीआई जांच शुरू होते ही उद्धव ठाकरे सरकार तिलमिला गई। वहीं कंगना रनौत को मुंबई में घुसने पर पाबंदी लगा दी, लेकिन केंद्र सरकार ने वायु श्रेणी की सुरक्षा देकर महाराष्ट्र सरकार के मुंह पर तमाचा लगा दिया। लेकिन इस सब के बीच महाराष्ट्र सरकार ने न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए कंगना रनौत के कार्यालय पर बुलडोजर चला दी, जिसका विरोध पूरे देश में हो रहा है। लेकिन कंगना रनौत ने हिम्मत कर परिचय देते हुए आगे आई और उसी के खिलाफ उनके मुंह बंद कराने के लिए उद्धव ठाकरे सरकार ने संजय राउत के द्वारा उनके कल घर पर ऑफिस में तोड़फोड़ की गई है, जिसका कि हम बस जमशेदपुर जिला से नहीं पूरे भारतवर्ष से करनी सैनिक इसकी निंदा करते हैं और इसका घोर विरोध करते हैं। और हमारी संगठन, हमारी सेना और हर एक हिंदू इसमें कंगना के साथ खड़े हैं, उसके संघर्ष में साथ खड़े हैं, क्योंकि इतनी बदपूर्ण कार्रवाई के लिए हम लोग उसका विरोध करते हैं। सरकार रणधीर वर्मा चौक पर फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के विरुद्ध अनर्गल टिप्पणी एवं कार्रवाई से धनबाद के युवाओं में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को युवा संघर्ष मोर्चा कंगना रनौत के पक्ष में उतरा। मोर्चा ने रणधीर वर्मा चौक पर करनी सेना, संजय रावत एवं महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे का पुतला दहन करने के साथ साथ महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पुतला दहन कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे अध्यक्ष दिलीप सिंह ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोगों के खिलाफ निडर होकर बोलने वाली अभिनेत्री कंगना रनौत की आवाज दबाने का प्रयास महाराष्ट्र सरकार कर रही है। महाराष्ट्र शिवसेना के नेता संजय राउत ने कंगना पर अभद्र टिप्पणी की वह कहीं से बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। कंगना पर कोई भी आंच आने पर हम चुप नहीं बैठेंगे। मुंबई संजय राउत की नहीं है। सभी वर्ग को देश के सभी हिस्सों में समान अधिकार के साथ जीने का अधिकार है। सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है। भारत लोकतांत्रिक देश है, मगर महाराष्ट्र सरकार की करतूत से साफ प्रतीत हो रहा है कि महाराष्ट्र में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। संजय राउत को अविलंब कंगना के विरुद्ध की गई टिप्पणी के लिए माफी मांगनी चाहिए। इस तरह से जो काम की है वो उसके हम लोग सपोर्ट में हैं और इसके सपोर्ट विरोध करते हैं। सरकार की, महाराष्ट्र सरकार का विरोध हम लोग करते हैं। साथ ही कंगना रावत के साथ हम लोग पूरे धनबाद जिला हैं, जहाँ भी जरूरत पड़ेगी उनके साथ आंदोलन ही नहीं, हर चीज में हम लोग साथ हैं, पूरे धनबाद जिला। कोरोना संक्रमण काल में इंटरस्टेट बस परिचालन की अनुमति सरकार ने नहीं दी है। बावजूद चोरी छुपे बसों को बिहार एवं बंगाल भेजने का सिलसिला जारी है।
इसी क्रम में जिला परिवहन पदाधिकारी ओम प्रकाश यादव ने गुरुवार देर रात बिहार के विभिन्न जिलों के लिए धनबाद से खुलने वाली 3 बसों को जब्त किया एवं ऑन स्पॉट फाइन कर बसों को सीज करने का आदेश पुलिस को दिया। साथ ही बरवा अड्डा में बंगाल से बिहार जाने वाली एवं बिहार से बंगाल जाने वाली 5 बसों को जब्त किया एवं उन पर भी भारी भरकम जुर्माना लगाया। जिला परिवहन पदाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि जब तक सरकार का निर्देश नहीं आता तब तक इंटर स्टेट बसों का परिचालन नहीं किया जाना है और कोई भी बस ओनर इसकी अवहेलना करते हैं तो इसी तरह से कार्रवाई से गुजरना पड़ेगा और फिर भी नहीं माने तो बसों को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। जब मैंने निरीक्षण किया जीटी रोड और बस स्टैंड के आसपास के इलाकों में तो कुछ ज़्यादा ऐसे संदिग्ध लोग मिले जिनको लगा कि ये यहाँ उस समय में जब मैं गया था तो ये नहीं लग रहा था कि ये राज्य के अंदर कहीं जाने वाले हैं। तो मैंने उनसे बात की तो उन्होंने किसी ने बताया कि बिहार के काफ़ी शहरों का उन लोगों ने नाम लिया। इससे मुझे लगा कि नहीं, इसका मतलब कहीं ना कहीं बिहार के लिए बसें यहाँ से निकल रही हैं। काफ़ी खोज, लेकिन क्या कर रहे हैं, संचालक बस स्टैंड से गाड़ियों को नहीं ले जाते हैं बल्कि कहीं और रखते हैं और यहाँ से यात्रियों को वो लोग ऑटो या किसी और माध्यम से ले जाते हैं। तो इसी क्रम में मैंने कल 3 बसों को पकड़ा बस स्टैंड से जब वो निकलने की कोशिश कर रहे थे और उनको सीज किया वहीं पे और उनसे फाइन वहीं पे किया। और जितने भी यात्री थे, फिर मैंने जब सख्ती की तो जितने भी यात्री थे जाने वाले सबके पैसे वापस कराए गए। अब बंगाल और बिहार से चलने वाली कुछ बसों को मैंने काफ़ी बसों को रोका, उसमें से करीब 5-6 ऐसे बस मिले जो विदाउट परमिट थे, झारखंड का परमिट नहीं था। जो बंगाल से बिहार या बिहार से बंगाल जाते हैं तो उनको भी मैंने हॉल्ट किया और उन पर भी कार्रवाई की। अपने पुत्र के दीर्घायु को लेकर आज महिलाएं जितिया की उपासना कर रही हैं। इस महान पर्व पर पोटका क्षेत्र के हल्दी पोखर सबसे बड़ा सब्जी मंडी माना जाता है, जहां दूर दराज से किसान अपनी सब्जियों को लेकर पहुंचते हैं। आज जितिया के मद्देनजर सब्जी के दामों में भारी उछाल देखने को मिल रहा है। नुनिया साग 200 रुपये किलो तक बिक रहे हैं, वहीं खीरा 40 से 50, सतपुतियाँ 100 रुपये तक बिक रहे हैं। उनके साथ बाकी साग सब्जियों के दाम में भी उछाल देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि शहरी इलाकों में ही पहले सुनने को मिलता था कि किसी भी पर्व त्योहार में सब्जियों के दाम में उछाल हो गया हो, मगर अब ग्रामीण क्षेत्रों के बाजारों में भी पूजा त्योहार में लगने वाली सब्जियों के दामों में भारी उछाल देखने को मिल रहा है। अपने पुत्र की दीर्घायु को लेकर माताएं इस कठिन निर्जला उपवास को कर रही है ताकि हर संकटों से पुत्र की रक्षा हो। इसी मनोकामना के साथ इस त्योहार में लगने वाले सब्जियों की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, जिसको लेकर सब्जियों के दाम में उछाल देखने को मिल रहा है। 40 रुपये किलो, जीरा 40, गाजर 60 रुपया, अच्छा, मूली 40। आया जो कांदा 60 रुपये किलो बिका, पैकारी एक नोनी साग होता है वो 200 रुपये किलो तक बिका। एक तो चिमनी जो होता है जो कि जितिया पर्व में लगता है वो 80 रुपये किलो तक बिका। खीरा का भी भाव थोड़ा जितिया पर्व से लेकर महंगा था। असल नोना साग में था ऊपर, सातपति जिला में था 80 रुपये किलो बिका है, अंडा बिका 80 रुपये किलो, नूनी साग बिका 200 रुपये किलो। चांडिल अनुमंडल क्षेत्र के पर्यटक स्थल दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लॉकडाउन के बाद पहली बार खोलने की अनुमति मिल गई है। लॉकडाउन अवधि में यहां पर पर्यटकों का आना पूरी तरह से बंद था। खोलने की अनुमति मिलने पर साफ सफाई जोरों से चल रही है। जगह जगह पर आने वाले पर्यटकों के लिए पोस्टर चिपकाकर निर्देश दिया गया है कि सोशल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क पहने एवं सैनिटाइजर का उपयोग समय समय पर करें। माकुला कोचा गेस्ट हाउस के इंचार्ज अंचित राणा ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देश पर 1 सितंबर को ही खोलने का आदेश हुआ है, पर कुछ जगह पर साफ सफाई के लिए पूरी तरह से पर्यटकों के लिए नहीं खोला गया है। उन्होंने बताया कि फिलहाल झारखंड के पर्यटकों को ही गेस्ट हाउस में बुकिंग का आदेश दिया गया है। अभी दलमा आने वाले पर्यटक पूरी दलमा क्षेत्र में घूम फिर सकते हैं। सरकार के निर्देशानुसार 1 सितंबर से खुला है, लेकिन बात है कि जो लगभग 6 महीना बंद रहा उसमें हम लोग के यहाँ साफ़ सफाई कंटिन्यू होता था। खुलने के बाद सब सैनिटाइज़र फिर से किया गया, स्पेशल जो सैनिटाइज़र किया गया है। साथ ही साथ जो है यहाँ सब कोई मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, पॉकेट में सैनिटाइज़र का लेके घूम रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है।
जमशेदपुर शहर में बड़े पैमाने पर नशे का कारोबार चल रहा है, जिसकी शिकायत भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के भतीजे कमलेश साहू ने सीताराम डेरा थाने में दर्ज कराया है। कमलेश साहू ने सीताराम डेरा थाना क्षेत्र के छायानगर, उराव बस्ती, देवनगर, कल्याण नगर सहित अन्य स्लम इलाकों में नशे के कारोबार संचालित होने का जिक्र अपनी शिकायत में करते हुए थाना प्रभारी से अविलंब इलाके के नशे के कारोबारियों पर नकेल कसने की मांग की है। उन्होंने बताया कि नशे के इस कारोबार से युवा पीढ़ी का भविष्य खतरे में है, साथ ही उनके परिवार को भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं भाजपा नेता ने बताया कि जल्द ही इस समस्या से जिले के एसएसपी एवं उपायुक्त को भी अवगत कराया जाएगा। वैसे भाजपा नेता ने बेहद ही गंभीर मामले से सीताराम डेरा थाना को अवगत कराया है। आपको बता दें कि जिन स्थानों का जिक्र भाजपा नेता द्वारा शिकायत में दर्ज कराया गया है, उन इलाकों में अवैध शराब, गांजा, अफीम आदि का बड़े पैमाने पर कारोबार होता है, लेकिन पुलिस की कार्रवाई इन इलाकों में नहीं के बराबर होती है। नतीजा यह है कि इलाके में अवैध नशे के कारोबारी फल फूल रहे हैं। कि जमशेदपुर में चल रहे इस गोरख धंधे, चाहे वो ब्राउन शुगर हो, हीरोइन हो, हशीश हो, चाहे वो गांजा हो, तो इस पर लगाम लगाया जाए। सीताराम डेरा थाना प्रभारी जी को यह ज्ञापन दिया है और हम लोग एसएसपी ऑफिस, डीसी ऑफिस हर एक जगह जाएंगे और हमारी यही मांग है कि इस गोरख धंधे का पर्दाफाश हो और जो भी हमारे समाज को बिगाड़ने में जिस भी व्यक्ति का हाथ है उसके साथ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। कोरोना महामारी के दौरान पिछले 5 महीनों से बंद पड़े सैलून एवं स्पा संचालकों की स्थिति दयनीय हो गई है। वैसे झारखंड सरकार ने अनलॉक 4 के तहत सैलून संचालकों के लिए रियायत दी है, जहां राज्य भर के सैलून एवं स्पा संचालक कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए अपने संस्थान खोल सकेंगे। वैसे पिछले 5-6 दिनों से राज्य भर के सैलून एवं स्पा खुल रहे हैं, लेकिन ग्राहक नहीं आने और बीते 5 महीनों से जर्जर हो चुके सैलून एवं स्पा के कारण सैलून संचालक आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। सैलून एवं स्पा संचालकों ने बैठक कर सरकार से आर्थिक मदद दिए जाने की मांग की है। जमशेदपुर के जुबली पार्क के समीप शहर के सैलून एवं स्पा संचालकों ने बैठक कर सरकार से अपने संस्थानों को फिर से पटरी पर लाने के लिए आर्थिक सहयोग की मांग की है। साथ ही सैलून संचालकों ने शहरवासियों से सैलून में ही शेविंग और हेयर ड्रेसिंग कराने की अपील की है। इन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण के खतरे से बचने के लिए सैलून, पार्लर एवं स्पा में कोविड-19 के तहत सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। फिलहाल शहर के सैलून, पार्लर एवं स्पा लॉकडाउन के कारण उपजे हालात को लेकर बेहाल हैं। तो अब हमें कहीं ना कहीं आर्थिक तंगी भी हो रही है। अभी हमारा काम भी इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है कि हम अभी इस खर्चों को अफोर्ड कर सकें। तो हम सरकार से ये निवेदन करते हैं कि सरकार को सैलून बिजनेस को कहीं ना कहीं लोन प्रोवाइड कराना चाहिए, जिससे कि जो सैलून्स में जो भी प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं उसको हम लोग सॉल्व कर सकें। साथ ही साथ कुछ स्टाफ जिनको हम लोग को अभी स्टार्टिंग में पेमेंट करने में प्रॉब्लम होगी, तो उसके लिए भी अगर हमें पर्सनल लोन या बीएल बिजनेस लोन मिलता है तो हम लोग अपने स्टाफ को भी कहीं ना कहीं पैसे दे पाएंगे, जिससे उनका भी घर चल पाएगा। बागबेड़ा जलापूर्ति योजना अंतर्गत बिष्टुपुर स्थित फिल्टर पंप हाउस के मोटर का गैलन पैकिंग एयर में खराबी आ जाने के कारण आज सुबह बेला में बागबेड़ा हाउसिंग कॉलोनी में पानी की आपूर्ति नहीं हो पाई है। हालांकि मुखिया प्रतिमा मुंडा सहित पंचायत प्रतिनिधियों के अथक प्रयास के कारण इस तकनीकी खराबी को दूर कर दी गई है और शाम को पानी की आपूर्ति होने लगी है। उप मुखिया सुनील गुप्ता ने बताया कि जितिया पर्व को मद्देनजर रखते हुए तत्काल सक्रिय होकर तकनीकी खराबी को दूर कर दी गई है। अब पूर्व की भांति नियमित रूप से बागबेड़ा कॉलोनी के लोगों को सुबह एवं शाम पानी की आपूर्ति होने लगेगी। सुबह की पानी की आपूर्ति नहीं हुई है, लेकिन पंचायत प्रतिनिधियों के अथक प्रयास के कारण इस तकनीकी खराबी को दूर कर दी गई है और शाम बेला में नियमित रूप से पूर्व की भांति पानी बागबेड़ा कॉलोनी वासियों को बीच आने लगेगी। विश्व आत्महत्या निवारण दिवस के अवसर पर शहर के सामाजिक संस्था मुस्कान ने 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। वैसे यह संस्था प्रतिवर्ष बड़े पैमाने पर कार्यक्रम करती थी, लेकिन कोरोना के कारण इस संस्था ने कार्यक्रम को छोटा कर दिया है। कार्यक्रम में उपस्थित मुस्कान के सभी सदस्यों को आत्महत्या निवारण पर कैसे कार्य करना है, लोगों के अंदर बढ़ रही आत्महत्या की प्रवृत्ति पर अंकुश कैसे लगाना है, इसको लेकर चर्चा की गई। उधर संस्था का कहना है कि अब सब कुछ बदल गया है, अभी चुनौती बहुत बड़ी है और लोगों को समझाना भी आसान नहीं है। ऐसे में मुस्कान लगातार लोगों को आत्महत्या से कैसे दूर रहें, इसको लेकर जागरूक कर रही है। आप तमाम लोगों से गुजारिश करेंगे कि आप अपने अगल बगल आस पड़ोस सभी लोगों को देखें, ध्यान दें कि कोई व्यक्ति वाकई किन्हीं कारणों से वो डिप्रेशन में नहीं जा रहा है, जहाँ चले गया है,
और उसको कम से कम काउंसलिंग करके समझा बुझा करके उसका जो भी आवश्यकता का चीज़ है उसकी पूर्ति अपने समर्थ जितना आपके पास सामर्थ्य है उसके हिसाब से उसकी मदद करके उसे दूर करने का प्रयास करें। लॉकडाउन के बाद से लगातार परेशानियां झेल रहे जिम संचालकों के सामने भूखमरी की समस्या पैदा हो गई है। पिछले 6 माह से जिम बंद है और जिम संचालकों के पास कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। गुरुवार को जिम संचालकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रीय भ्रष्टाचार नियंत्रण एवं जन कल्याण संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष रवि जायसवाल से भेंट की और अपनी समस्या का निदान कराने में मदद करने का अनुरोध किया। उधर जिम संचालकों को उन्होंने कहा जिम खोलने की मांग को लेकर बहुत जल्द राज्य के सीएम से मुलाकात करेंगे, क्योंकि राज्य सरकार के निर्देश अनुसार अब लगभग सारे दुकान बाजार, सैलून और जूते चप्पल की दुकानों तक खोल दी गई है, लेकिन जिम खोलने का अब तक आदेश नहीं हुआ है। जिम खोलने के लिए संस्था ने आशा और भरोसे के साथ एक बार झारखंड के युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर जिम संचालकों की परेशानी से अवगत कराएंगे। आशा है कि मुख्यमंत्री जिम संचालकों के लिए कुछ अच्छा जरूर करेंगे। मंत्री जी से हम लोग संपर्क कर रहे, 2 से 3 दिन में हम लोग उनके पास जा रहे हैं और इनके विषय में वहाँ इनका जो प्रॉब्लम है उनको रखेंगे और जल्द से जल्द जिम चालू करवाने के लिए उनसे आग्रह करेंगे। सरायकेला खरसावां जिले के गम्हरिया प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के चैम्बर में उस वक्त अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न हो गई जब अनुशासन का पाठ पढ़ाने वाले एक सहायक शिक्षक ने अपना संतुलन खो दिया और प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के चैम्बर में बगैर अनुमति लिए प्रवेश करते ही उन्हें एक चिट्ठी दिखाते हुए झल्लाकर लगे क्लास लेने। मौके पर मौजूद मीडियाकर्मी कुछ समझ पाते इससे पूर्व ही शिक्षक यह कहते हुए बाहर निकल गए कि मैं रिटायर करने वाला हूं। शिक्षा प्रसार पदाधिकारी अनुशासन की दुहाई देते रहे और सहायक शिक्षक झटके में कक्षा से बाहर निकल गए। वहीं मौके पर मौजूद मीडिया कर्मियों ने कक्ष से बाहर निकलकर उनकी पीड़ा जाननी चाहिए तो उन्होंने बताया वो चौंकाने वाला था। सहायक शिक्षक चंद्रमोहन चौधरी ने बताया कि वे जिलिंगोड़ा उत्क्रमित मध्य विद्यालय में बतौर सहायक शिक्षक पदस्थापित हैं। उन्होंने विभाग के अधिकारियों पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए कहा कि बात में विभाग के अधिकारी पैसों की मांग करते हैं। दिसंबर में सेवानिवृत्त होने वाले हैं और पुराने बिल में घोटाले की बात कहकर उम्र के इस पड़ाव में चिट्ठी जारी कर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का काम विभाग के अधिकारी कर रहे हैं। उधर प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी कानन पात्रा ने बताया कि उन्हें विभागीय स्तर पर जांच का जिम्मा मिला था। मैंने जांच कर अपनी रिपोर्ट जिला शिक्षा पदाधिकारी को सौंप दी थी। चिट्ठी जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय से जारी की गई है। उन्होंने 2019 के यात्रा भत्ता एवं आवास भत्ता में गड़बड़ी पाए जाने की बात कही है, जबकि सहायक शिक्षक ने ऐसी किसी भी गड़बड़ी से इनकार करते हुए कहा कि उनके द्वारा सभी बिल एवं रिपोर्ट जिला को सौंप दी गई है। वैसे सहायक शिक्षक एवं प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के बीच मचे कोहराम का क्या असर होता है यह तो आप दोनों या विभाग के बड़े अधिकारी जाने, लेकिन सहायक शिक्षक ने उम्र के इस पड़ाव में खुलेआम जिस तरह से प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के कक्ष में घुसकर विभाग की कलई खोली, उससे प्रतीत होता है कि विभाग में कुछ न कुछ गड़बड़ झाला तो जरूर है। वैसे सहायक शिक्षक के चेहरे पर इस घटना के बाद सुकून नजर आया। हम लोग का आवास भत्ता हम लोग लिए हैं, रिकवरी 1 साल पहले चिट्ठी निकला था, हम लोग ने स्पष्टीकरण दिया, उनको पिलाएंगे। तो हम लोग को एक टीचर को इतना परेशान किए हैं, अब रिटायर करने जा रहे हैं, हम नहीं चाह रहे हैं, अब रोक देंगे मेरा पेंशन, रोक देंगे मेरा, झूठ बोल का चिट्ठी। आवास भत्ता और परिवहन भत्ता नियम विरुद्ध प्राप्त किए जाने से संबंधित है। ये मामला वर्ष 2019 में ही प्रकाश में आया था जब मेरा यहाँ पदस्थापन हुआ था। उसके बाद मैंने विभाग को ये सारे मामले से अवगत कराया। विभाग ने मामले का संज्ञान लेते हुए जून 2019 से जो अवैध रूप से आवास भत्ता और परिवहन भत्ता प्राप्त कर रहे थे उसके निकासी पर रोक लगा दिया गया। कोटका क्षेत्र में बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ पुत्र के दीर्घायु होने का महान पर्व जितिया मनाया जा रहा है। कमल तालाब में महिलाएं पूजा अर्चना कर अपने पुत्र की दीर्घायु होने एवं घर में सुख शांति बनी रहे, इसी मनोकामना के साथ पूजा अर्चना कर रही है। आपको बता दें कि प्रत्येक वर्ष जितिया के अवसर पर महिलाएं निर्जला उपवास रखती हैं और कमल तालाब में जाकर पूजा अर्चना करती हैं एवं अपने परिवारजनों की सुख शांति समृद्धि की कामना करती हैं। पंडित जी द्वारा महिलाओं को जितिया व्रत करने के लाभ और उनके पूजा करने की प्रक्रिया को विस्तृत रूप से महिलाओं को बताते हैं और महिलाएं इस कथा को बड़े ही धैर्य के साथ सुनती हैं।